हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? होपफुली आप अच्छे बढ़िया है। चलिए आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाइन क्लासेस में। आज की जो ये क्लास यहाँ पर हो रही है आपकी शिक्षण अधिगम की क्लास है। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा वर्किंग डे है, तो ऑफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो पाती हैं, बट ये है कि आपकी क्लासेस नहीं बंक होंगी, ये मेरा टारगेट रहा है और मैं करवा रही हूँ। आज हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम की क्लास करेंगे। शिक्षण अधिगम में आपका एक चैप्टर और बचा हुआ है, बाकी आपकी क्लास डन है। तो ये ध्यान रखिएगा आपके 1 से 2 मतलब वीडियोस और होंगे जो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं, थ्योरी पर कराएंगे, फिर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सभी सेमेस्टर्स की आपके मतलब इस सेमेस्टर की आप 2023 बैच के हैं, 24 में आप एग्ज़ाम देंगे। आपकी सभी प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखी है, आप ज़रूर उन प्लेलिस्ट को जाइए, चेक करिए। 2023 डेटेड फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट का नाम सही वहाँ पर मेंशन है। आपको सभी क्लासेस वहाँ पर मिलेंगी और इवन आप जो पुरानी प्लेलिस्ट है उनसे भी अपनी क्लासेस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ बताई गई है। नया भी क्वेश्चंस के फॉर्म में देख सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा। इवन इस तरीके से भी आपकी हेल्प होगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। पहली बार जो फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं उनसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये शिक्षण अधिगम की यहाँ पर क्लास हो रही है जो कि आपका पेपर 2 है। पेपर 2 पेपर 1 एक ही दिन होगा। 50 नंबर का यह पेपर है। सारी चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता कर रखी हुई है। एक काम आपको करना है, वो टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको हेल्प बहुत मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अब जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी हेल्प थोड़ा कम कर पाऊँगी। इवन एग्ज़ाम टाइम आपको हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स ऐसी गलतियाँ आप बिल्कुल मत करिए, आपका ही बेनिफिट होगा। इसलिए कनेक्टेड रहेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी लाभदायक चीज़ें वहाँ पर होंगी, ठीक है। तो आज का जो नया टॉपिक है, आपका नया चैप्टर है शिक्षण के नवीन उपागम। अभी तक हम लोग विधियों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। बिल्कुल कहिए हाँ, पढ़ रहे थे। तो हम लोग हर चीज़ को देख रहे थे, कवर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई थी थोड़ा सा समझ के काम करिए, ताकि आपको कम समय में काफ़ी कुछ सीखना पड़ जाए और करना पड़ जाए और आपकी हेल्प बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। यही टारगेट लेकर आपको हर चीज़ करवाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि शिक्षण के नवीन उपागम क्या हैं। शिक्षण में नवीन का मतलब नया है, कुछ नई चीज़ें आपसे जोड़ने की बात कर रहा है, कुछ नए काम को या नई चीज़ों को लेकर आपसे ये सारी चीज़ें कह रहा है। तो नवीन उपागम क्या होगा, नई चीज़ें इसमें क्या होंगी जो हम इसमें कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रश्न आपको आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम यानी कि टीचिंग अप्रोचेज। उपागम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम की नीति निर्धारकों द्वारा ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात शिक्षण अधिगम की समस्याएं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा बात को। उपागम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई शिक्षण की समस्या सामने आती है। हम उपागम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई शिक्षण की समस्या आपके सामने निकलकर बाहर की तरफ आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम की नीति निर्धारकों द्वारा ध्यानपूर्वक एकदम सीरियस होकर एकदम अरेंजमेंट तरीके से अध्ययन करने के पश्चात समस्याओं को सुलझाने का प्रश्न किया जाता है। तो आपने कोई चीज़ पढ़ी तो ज़रूरी थोड़ी ना कि एक बार में चीज़ें आ जाए और एक बार में सभी को आ जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो कैसे करेंगे इन चीज़ों को सॉल्व, इन चीज़ों को कैसे समझेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी समस्याएं हैं या जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको करना, मतलब आप उनको सॉल्व करने के लिए ऐसी नई नई विधाओं का प्रयोग करके उनको समझाने का, उनको सुलझाने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास बेहतर तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें समझाओ को इन चीज़ों को सुलझाने का, समझाने का, सही करने का, करेक्ट करने का और भी कई सारा तरीका है जो आपको समझना होगा। तो पहला सबसे पहले है कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम क्या है। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, अब ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, ये इसमें हमें समझना होगा। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीके से जो भी चीज़ें हैं देखिए फ्रेंड्स बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आप इनको समझते हुए चलेंगे तो आपको हेल्प बहुत अच्छे तरीके से ज़रूर मिल जाएगी। तो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर शिक्षा की बात हो रही, चाइल्ड सेंटर शिक्षा की बात आपसे यहाँ पर कर रहा है। तो प्राचीन काल की शिक्षा, प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। पहले के समय जो शिक्षा चलती थी वो टीचर बेस्ड थी, टीचर सेंट्रलाइज थी, क्योंकि उसमें टीचर ही सर्वोपरि होते थे, टीचर जो कहते थे
बच्चे को वही करना पड़ता था। जिस तरीके से पढ़ाते थे, जिस तरीके से समझाते थे, जो भी बताते थे, सब बच्चों को फॉलो करना पड़ता था। A to Z सारी चीज़ों को देखकर करना पड़ता था। तो प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। जिस शिक्षक जैसा चाहता था उसी प्रकार शिक्षा देनी पड़ती थी। इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान और प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। लेकिन पहले क्या था कि टीचर एजुकेशन थी, टीचर जो भी कहते थे बच्चों को वही करना पड़ा, और जो भी सिलेबस में दिया रहता आपको वही पढ़ना है, वही रटना है, उन्हीं चीज़ों को देखना है। ऐसी ही चीज़ें आपके साथ एकदम प्रॉपर तरीके से होती थी। तो एक चीज़ ये आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलनी है कि जब मनोविज्ञान में चीज़ें आई तो फिर पाठ्यक्रम और चीज़ों को कम करके बच्चों के ऊपर फिर ध्यान थोड़ा देना शुरू कर दिया गया था, ताकि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हेल्प करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाने लगा था। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको मैं हर चीज़ बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझो और काम करो। आपकी हेल्प भी बढ़िया तरीके से करने का मेरा पूर्ण प्रयोग रहेगा कि आपको बढ़िया से अच्छी खासी तरीके से मदद आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल है, कोई ऐसा इसमें इतना टफ तो कुछ नहीं मैंने फिलहाल अभी तक बताया है। तो ये बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है कि बच्चे को प्रधान रखकर, बच्चे को सर्वोपरि रखकर, बच्चे को सबसे आगे रखकर, बच्चे को सबसे पहले उसकी हर बात को पूछ कर समझा कर कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे चाहता है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, इन चीज़ों को दिखाते हुए देखते हुए जब आप काम करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। अब बालक की रुचियों, रुझानों और क्षमताओं को महत्व दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम निर्धारण में इन बातों का ध्यान रखा है कि बच्चे का मुख्य उद्देश्य, सारी चीज़ों को आप जो पढ़ा रहे हैं, करवा रहे हैं, आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है, बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं इंटरेस्ट है, वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। आप बच्चे को ही सर्वोपरि रखकर उसके हर क्षेत्र में, उसकी हर चीज़ों में जब विकास करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ही लाभदायक होगा और आपकी मदद बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ें इसमें आपको यहाँ पर समझाई और बताई जा रही हैं बाल केंद्रित शिक्षण उपागम में। ये लिखने को आता है कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम किसे कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण का उपागम क्या होता है, इनसे आप क्या समझते हैं, महत्व बताइए, चीज़ें बताइए। अब आते हैं, बात कर लेते हैं, इसे 2 नंबर के प्रश्न में ये जरूर आएगा तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको है बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं बताइए। कोई लिखेगा कि बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आपको 2 तो जरूर लिखनी ही लिखनी होगी। तो आइए इनकी कुछ विशेषताएं जो जान लेते हैं। तो पहली विशेषता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। पूरी जो पढ़ाई है, जो भी चीज़ें होती हैं, ये मनोवैज्ञानिक होती है। पहला, बाल प्रधान शिक्षण है। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। इस शिक्षण की जो सबसे मेन विशेषता है बालक की प्रधानता है। इसमें बच्चों को सर्वोपरि रखा जाता है, बालक को सबसे ऊपर रखा जाता है ताकि वो चीज़ें वहाँ पर कवर अप हो जाए। आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरी विशेषता है कि रुचियों और क्षमताओं का विकास। बालकों की जो रुचि है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उनकी जो इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्ति है, क्षमता, उनको ध्यान में रखकर ही हर शिक्षण का काम प्रॉपर तरीके से आयोजित किया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ और बच्चों को सिखा पाएँ। तो ये भी काफ़ी नेसेसरी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो शिक्षण विधि उपागम है वो क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण। पहला बाल केंद्रित, दूसरा गतिविधि या क्रिया कह सकते हैं। क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से होता है जैसे बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान के, मतलब कुछ एक्टिविटी करवाकर, कुछ कार्यक्रम करवाकर, कुछ ऐसी चीज़ों को करवाकर उनको शिक्षण दिया जाता है जिससे बालक का शरीर और मस्तिष्क दोनों काम करेंगे। क्योंकि शरीर से काम करेंगे, हाथ पाँव से काम करेंगे और दिमाग अपना उसमें लगाएंगे, तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें उनको और बढ़िया आती। क्योंकि हमने एक बात पढ़ी है, लर्निंग बाई डूइंग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने लर्निंग बाई डूइंग पढ़ा। आप जितना करोगे उतना पढ़ोगे, तो हम जितना आप करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कमेनियस एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने एक परिभाषा दी और बोला कि शिक्षण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान, मतलब करके आपको ज्ञान मिले। आप जितना करोगे उतना आप सीखोगे, तो आप उतना इसमें करो, काम करो, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। तो मैं आपको जैसे बता देती हूँ क्या क्या है। तो आप देख सकते हो, आपकी खेल विधि 1 है, किंडरगार्टन विधि 2 है, मॉन्टेसरी विधि 3 है, पृथक विधि 4 है, डॉल्टन विधि 5 है। तो ये ढेर सारी विधियां हैं कि नहीं है? आपकी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई।
तो आप खेल विधि के थ्रू बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। किंडरगार्टन भी यही सब कुछ था, जहाँ पर छोटे बच्चों को खूब सिखाया जाता था। मॉन्टेसरी विधि में गत्ते वत्ते को काट कर विकलांग बच्चे थे उनको सिखाया जाता था। प्रोजेक्ट विधि में सब कुछ चीज़ें होती थी। ये विधियाँ हैं जो कि बहुत हेल्प करती हैं बच्चों को। हर वर्ग के बच्चे इसमें शामिल हो जाते हैं। कुछ विकलांग बच्चे जो होते हैं वो भी, उनके लिए भी ये सारी विधियाँ भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हेल्प करती हैं, मनोवैज्ञानिकों ने बना के रखी हैं, बताई हुई हैं, जिससे उनकी मदद की जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। बेसिक है, बहुत सिंपल है और बहुत छोटा छोटा मैंने बताया है। आपको लिखने को 100% आएगा, तो इस बात पे हल्के में मत लीजिएगा फ्रेंड्स। जितना हो सके इन चीज़ों को सुनिए, सीखिए, प्रश्न बने तो पूरी कॉपी फिलअप करके लिख कर आइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको बच्चे बार बार कहती हूँ टेलीग्राम से जुड़े रहिए, तो हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो मैंने आपको 2 बता दिया। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि 10 मिनट्स होने के बाद ही मैं आपको यह चीज़ कहती हूँ। फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ें। फिर और भी जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हुए आपको करवा दें, ताकि आपका ये पूरा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से डन रहे। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम कवर करते हुए बढ़ें। डेली एक नया सब्जेक्ट, डेली एक नया टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, और हमारे टॉपिक भी बराबर कवर होते चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, सब कुछ बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए, हो गया होगा उम्मीद है। आज की क्लास में आप लोगों के फीडबैक और कमेंट्स भी मुझे चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रुचिपूर्ण शिक्षण। अब ये क्या है? रुचिपूर्ण शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक को उसकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं छोटे बच्चे ना इतना डायरेक्टली तो पढ़ते नहीं। अगर आप उनको खेल खेल के द्वारा सिखा दोगे तो आप उन्हें बहुत अच्छा सिखा देंगे। समझ रहे हैं? रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य बालक में सृजनात्मकता का विकास करना है। रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य ही यही होता है कि बालक में सृजनात्मकता को डेवलप करो, जो चीज़ में नहीं है उसको डेवलप करो, इस चीज़ को ले आओ। तो ये क्या होता है कि आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाएंगे तो वो उन चीज़ को बहुत ही बेटर वे में करेंगे। आगे बढ़िए। इसके बाद है सहभागी शिक्षण। ये भी नवीन उपागम में आता है। सहभागी शिक्षण का मतलब होता है, ये प्रश्न ऐसे सिंपल पूछा जाएगा कि सहभागी शिक्षण किसे कहते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, अपने शब्दों में बताइए, सब कुछ पूछेगा। तो सहभागी शिक्षण एक ऐसा शिक्षण होता है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों बहुत ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उस टर्म्स ऑफ कंडीशन पे। इसमें शिक्षक निर्देश देता है, बालक शिक्षक के निर्देश का पालन करता है। इसमें दोनों एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। टीचर हर चीज़ का उपदेश देता है, निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, बताता है, सिखाता है, समझाने का प्रयास करता है, कम समय में और लाभकारी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करता है। और बच्चा जो होता है, जैसे विद्यार्थी जो होते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ पर सहभागी शिक्षण होता है। सहभागी का मतलब सहयोग करना होता है, जहाँ पर टीचर बच्चे की मदद करता है, बच्चे टीचर की मदद करते हैं, यानी कि उनकी पूरी बात को सुनते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको सीखने सिखाने में पूर्ण रूप से अपना योगदान देते हैं। तभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। स्कूल का भी विकास है, बच्चे का भी विकास है, और टीचर की मेहनत भी कहीं ना कहीं सफल दिखाई देती है। यहाँ तक बात क्लियर है? जैसे आप लोग मेरा समर्थन नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं फिलहाल, क्योंकि मुझे बार बार कहना पड़ता है आपको लाइक करने के लिए, आपको क्लास में बार बार आने के लिए, जबकि पेपर आपको देना है, चीज़ें आपके लिए करनी है। तो इस तरीके से सपोर्ट के काम वो नहीं करते। वो काफ़ी यूनिक बच्चे थे और सारी बातें वो फटाफट मान लेते थे। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ आप लोगों को। चलिए, तो ये बात समझ में आई। देखो, आप जितना इन चीज़ों में पढ़ेंगे सिंपल तरीके से, उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको भागना नहीं है। आप लोगों को लगता है कि कैसे लिखेंगे, तो ये आप जैसे सुन रहे हो सहभागी शिक्षण, तो नाम तो क्लियर, अगर नाम क्लियर है कि सहभागी शिक्षण लिखा हुआ तो इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, फिर आपको वहाँ पर उस दिन दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको थ्योरी की क्लास में ये चीज़ें बता दी जाती हैं कि अगर प्रश्न बने तो बच्चा इस तरीके के प्रश्न को आराम से हैंडल कर लेता है और उसको समस्या सामना कम करना पड़े। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, इसीलिए कमेंट बॉक्स को ऑप्शन है कि आप हमसे पूछिए, तो जितना भी होगा उतना आपको हेल्प करके बताया जाएगा। आपकी पूरी समर्थन, पूरी सपोर्ट यहाँ पर फिलहाल की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। सहभागी शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक शिक्षार्थी की सहभागिता से, मतलब सहभागी शिक्षण अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा टीचर की हेल्प कर रहा है, टीचर भी बच्चे का सहयोग पूर्ण रूप से दे रहा है, क्योंकि चीज़ें सिखा रहा है टीचर, चीज़ें बता रहा है, तो बच्चा उसमें क्या कर रहा है, अपना पूर्ण योगदान देके उस बातों को सीख भी रहा है कि कैसे बच्चे काम करें, कैसे बच्चे सीखें, कैसे बच्चों को सिखाया जाए, कैसे बताया जाए। तो वो चीज़ें बच्चे के लिए हेल्थ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ बात क्लियर हुई या नहीं? उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे सिंपल तरीके से। अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये वीडियो आप 2 बार देखा करिए, ताकि आपको समस्या का सामना कम करना पड़े और आप चीज़ों को सीख जाएं।
समझ में आई बातें? इतना ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम आपको ऑलरेडी जितना भी सोल्यूशन होगा उतना आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए फिर, अब ये मैंने आपको यहाँ पर इतना दिखा दिया, इतना समझा दिया, अब आगे देखते हैं। अब ये सब आगे सेक्शन तक के उपागम में आ गया। फिर है बहुस्तरी बहुश्रेणी। ये क्या है? बहुस्तरी का मतलब ही नाम से समझ में आ रहा है, कोई मल्टीपल चीज़ें होंगी जिसके बारे में बात हो रही है। बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक उच्च कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बिठाकर शिक्षण का कार्य करते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं उच्च कक्षाओं के छात्रों के मतलब क्या करते हैं, जैसे वो वाली क्लास होती थी, कंबाइंड क्लास होती थी ना, कि हम ले आके साथ में बैठा, बड़े को साथ में बैठा देते थे, छोटे भी बैठे रहते थे और बाल, फिर उसके बाद जो है क्लास वास चलती। तो ये कह रहे थे कि आप लोग बड़ों की क्लास में जाकर देखो कि बड़े कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाता है, कैसे वो सीखते हैं। ऐसा होता था कि नहीं? जब टीचर की कमी होती थी तो ये चीज़ें अक्सर किया जाती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर बहुस्तरीय और बहुश्रेणी कक्षा है, या आप कह सकते हो कि सेक्शन में क्लास ज़्यादा डिवाइड हो गई है और टीचर अगर नहीं आए हैं तो वहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रम स्कूलों में हुआ करते थे। आगे बढ़िए। बहुकक्षा शिक्षण का मतलब क्या होता है? बहुकक्षा शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें अध्यापक कक्षा को ना पढ़ाकर कई कक्षाओं एक साथ एक को ना पढ़ाकर मल्टीपल को ले लेता है। उस दिन हो सकता है कि बच्चे कम हो या कोई और टीचर चीज़ें हों, तो इस तरीके से कंबाइंड क्लास जो चलती वही दोनों में चीज़ें हैं। ठीक है। एक में क्या बात थी? स्तर की, कि बड़े स्तर के साथ छोटे स्तर को ले जाकर बैठा देते हैं और बोलते हैं कि आप उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनको सीखो, जैसे वो करें वैसे आप करो। और एक बहु कक्षा होती है जहाँ पर एक क्लास फिफ्थ है तो फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, फिफ्थ सी बटा हुआ है, सबको एक दिन हॉल में बैठा कर सबको एक साथ पढ़ा दिए। तो ये बहु कक्षा शिक्षण होता है। बहुत सारी विधियाँ हैं, ऐसे पूछा नाम अगर क्लियर है ना, तो ये थ्योरी आप मेरे से क्या पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ोगे, आपको बस नाम क्लियर होना है। हेडिंग एक बार दिमाग में गई होनी चाहिए कि हाँ ये भी हेडिंग इस चैप्टर में फिलहाल दी गई थी। बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण। निदान का मतलब क्या है? उपचार। उपचार करो भाई, उपचार। निदानात्मक शिक्षण ऐसे अभिप्राय शिक्षण से है जिसमें बालक का शिक्षण संबंधी जो त्रुटि है, जो कमजोरी, उसका पता लगाओ कि दिक्कत कहाँ है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, यही बच्चा विकास क्यों नहीं कर पा रहा, बाकी सब विकास कर ले। ऐसी चीज़ों पर टीचर खोज करते हैं, इसको बार बार समझते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे को समस्या किस लिए आ रही है, कहाँ पर आ रही है। तो टीचर का ये गुण होता है, काम होता है कि उन चीज़ों का एनालिसिस करें, सीखे, समझे और उसकी जो त्रुटि है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करें। टीचर नहीं दूर करेंगे तो दूर कौन करेगा? तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है। तो टीचर का काम होता है कि उस समस्या को निवारण करके उसको निदान प्रदान करे। आगे बढ़िए। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, कई सारी चीज़ें आएंगी। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी बहुत होता है। जो पिछड़े बालक होते हैं, जो डरते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से घबराते रहते हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसमें शिक्षक शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर उनको दूर करता है। मतलब पहले समझेगा, देखेगा कि आखिर समझता है बच्चा क्यों रुक रहा है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इन चीज़ों को देखेगा, समझेगा, फिर उनकी कठिनाई को जाकर कहीं दूर करने की हेल्प करेगा और बच्चा सीख भी जाता है। ठीक है। तो ये आपको उपचारात्मक शिक्षण में आ गया। अब एक यहाँ तक कि आपके ये जो चैप्टर थे ना, इस चैप्टर में जो टॉपिक था मैंने पूरा पढ़ा है। मैंने कहा है कि आपको एक दिन के एक क्लास में पूरा टॉपिक लगेगा, कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने पूरी क्लास को ध्यान से सुना है ना तो आप यूं ही बहुत आराम से कर लेंगे, समस्या आपको बहुत कम होगी। अब ये इसको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या है कि शिक्षण के उपागम से आप क्या समझते हैं, शिक्षण का उपागम क्या होता है, इसका क्या अभिप्राय है, आपको क्या पता है, आपको क्या जानकारी है, आप क्या जानते हैं। तो शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। शिक्षण की जो अलग अलग प्रणालियाँ बनी, इसी को उपागम कहा जाता है। उपागम को इंग्लिश में हम अप्रोच कहते हैं। शिक्षण विधि शिक्षण उपागम पर आधारित, शिक्षण की विधि होती है ना, शिक्षण के नए नए उपागम पर डिपेंड होती है। उपागम जो होता है वो शिक्षण विधियों को जन्म देता है, कुछ सीखने के तरीके को सिखाने वाले की मदद करता है, गतिविधियों को, एक्टिविटी को, तकनीकी को उपभोग करता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें किस में आती हैं? उपागम की ही श्रेणी में आती है, जहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती है, समझाई जाती हैं और काम किया जाता है। आगे बढ़ते इसी के साथ नवीन उपागम का अर्थ क्या होता है, अपने शब्दों में बताइए। नवीन उपागम का अर्थ है कि ऐसी नई विधियां या तकनीकी या दृष्टिकोण को अपनाना, मॉडर्न तरीके से काम करना, जो पारंपरिक पद्धति चली आ रही है, पुराना सिस्टम जो चला आ रहा है उसको चेंज करना, उसको नया करना,
उसको बच्चों को नए तरीके से सिखाना ताकि खूब प्रभावी हो, बच्चे के ऊपर छाप पड़े, बच्चा उसमें दिलचस्प बने, उसको इंटरेस्टिंग आए, उसको लगे कुछ नया बताया। डिजिटल उपकरण वगैरह जो अवेलेबल है मार्केट में, कंप्यूटर है, फलाना चीज़ें हैं, उनको ले आओ, सिखाओ, हर कक्षा में लगाओ, ग्रामोफोन लगाओ, ग्रामिफिकेशन करो, प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत सारी योजनाएं बनाओ, प्लानिंग करो। आप बच्चों को सिखाने का प्रयास करोगे तो बच्चे सीखेंगे, लेकिन आपको शुरुआत में मेहनत तो करनी होगी। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप उनको समझाएंगे तो बच्चे ज़रूर समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, नवीन उपागम के उपयोग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जब बच्चे इतना तो सीख रहे हैं तो लाभ क्या क्या है। तो लाभ देख लीजिए, छात्रों की संलग्नता और प्रेरणा बढ़ती, बच्चों में इंगेजमेंट आती है, बच्चे एक दूसरे से इंगेज होते हैं, सब्जेक्ट से इंगेज होते हैं और मोटिवेशन बढ़ता है। उनकी शिक्षण शैली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो उनको जब आपकी कोई चीज़ फुलफिल होगी तो आप भी तो मेहनत करोगे कि नहीं करो, डेफिनेटली करोगे। छात्रों में समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, एक क्रिटिकल सोच बढ़ती है। वो समस्या को सॉल्व करने के लिए खुद तत्पर रहते हैं कि नहीं, ये समस्या अगर आई है तो हम इसको खुद सॉल्व करेंगे, कैसे नहीं होगी। रियल टाइम फीडबैक वगैरह तुरंत मिलता है, तो उनको लगता है कि भाई चलो पढ़ते हैं, देखते हैं, तुरंत मतलब फीडबैक मिलेगा तो समझ में गया था यहाँ गलती थी, अब दोबारा नहीं करें। मैथ में सवाल मेरा यहाँ गलत हो रहा है तो हम यहाँ गलती पे ये रूल नहीं लगाएंगे। शिक्षक को अधिक इंटरेक्टिव और आकर्षक बनाया था। शिक्षक को नहीं, शिक्षा को, मतलब आप नवीन नवीन उपागम को यूज़ करके ना, जो चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, काम नहीं कर रही, इनको आप और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इनको बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही आज की बहुत ही शानदार सी क्लास। मैंने टॉपिक भी पूरा पढ़ा है और इससे संबंधित 2 3 4 जो भी प्रश्न थे वो भी करवाए कि आप देखिए रहिए कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को इन टॉपिक्स पे ज़रूर मिलेंगे। तो ये आज की रही क्लास। जाते जाते क्लास को लाइक करिएगा, कोई दिक्कत है तो पूछिए, जितना होगा हेल्प किए। इन सब की नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। नोट्स यहाँ से बना रहे तो यहाँ से बनाइए, वहाँ से लेना तो राम सर से लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़े तो रहिए ताकि आपको हर क्लास लिंक सब कुछ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।